छोटी काली बहू के लंबे बाल। गोंदपुर गांव में पायल नाम की एक काली सांवली लड़की अपने हाथ में बड़ी सी थैली लिए बाजार से घर की ओर जा रही थी। तभी वहीं पास में एक आदमी साइकिल पर खड़ा बालों में लगाने वाले शैम्पू और तेल बेच रहा था। आइए आइए, ले जाइए, बालों को घने काले और लंबे करने का चमत्कारी तेल और शैम्पू ले जाइए। आइए आइए आइए, बालों को घुटने तक लंबा कर देगा ये चमत्कारी जादुई तेल। ले जाइए केवल 10 रुपए में। आइए आइए आइए। चमत्कारी तेल, वो भी 10 रुपए में? मेरे बाल तो कितने छोटे और मेरी जेठानियों के बाल कितने बड़े बड़े हैं। चलो मैं ये चमत्कारी तेल ले लेती हूँ ताकि मेरे बाल भी घने और लंबे हो जाएं। भोली पायल वो तेल और शैम्पू ले लेती है जो एक्सपायरिंग डेट वाले तेल और शैम्पू थे। अब वो तेल लेकर पायल अपने ससुराल चली जाती है, जहाँ पायल की सास मीनल और 3 जेठानियां कमला, अनीता और साक्षी थी। ये तीनों बड़ी ही खूबसूरत और गोरी थी। काले रंग को देखकर सब पायल को घर में नौकर की तरह इस्तेमाल करते थे। पायल कुछ दिन पहले ही शादी करके अपने ससुराल आई थी। आ गई महारानी। सब्जियां लाने गई थी, अपने पिता के शॉपिंग मॉल में घूमने गई थी। इतना समय कहाँ लगा दिया? वो सब्जी लेने में समय लग गया। ए पायल, चल ये सब रसोई में ले जा और जल्दी से सबके लिए खाना बना। जल्दी खाना बना काली कलूटी, वरना आज फिर तेरी जम के धुलाई कर दूंगी मैं। पायल वो थैली लेकर रसोई में आती है और झट से थैली से वो तेल और शैम्पू निकालकर अपनी साड़ी के पल्लू में छुपा लेती है। अच्छा हुआ ये तेल और शैम्पू पर किसी की नजर नहीं पड़ी। अब मेरे बाल ये चमत्कारी तेल लगाने से बड़े हो जाएंगे। चलो अब मैं इन्हें जल्दी से कमरे में ले जाकर रख देती हूँ। पायल वो तेल और शैम्पू अपने कमरे में लाकर रख देती है। अब देखते ही देखते कई दिन गुजर जाते हैं। पायल रोज रात को वो एक्सपायरिंग डेट वाला तेल अपने सिर के बालों में लगाने लगी और रोज सवेरे उस शैम्पू से सिर धोने लगी। अब एक्सपायरी डेट का तेल और शैम्पू लगाने से पायल के सिर के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर पायल घबरा जाती है। ये मेरे सर के बाल अचानक से इतने झड़ने कैसे लग गए? ये क्या हो रहा है? मेरे सर के बाल तो कम होने लग गए। झड़ते बालों को देख पायल बहुत परेशान हो जाती है। अब ये बात घर में किसी से कह भी नहीं सकती थी। देखते ही देखते कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब पायल के सिर के कई सारे बाल झड़ चुके थे। उसके सिर का पूरा टकला तक दिखने लगा था। ये देखकर पायल की सास और उसकी तीनों जेठानियां हक्का बक्का रह जाती हैं। पायल बहू, ये सब क्या है? तेरे सर के बाल इतने कम कैसे हो गए? हाँ पायल, तेरे सर के बाल तो सच में झड़ गए। पूरा सर सफा हो चुका है। तेरे बस गिने चुने ही बाल बचे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बीते कुछ दिनों से मेरे सर के बाल ज्यादा ही झड़ने लग गए हैं। माँ जी, कहीं पायल को वो बीमारी तो नहीं है ना? बीमारी? कैसी बीमारी? माँ जी, हमारे शहर में एक लड़की को ऐसी ही शिकायत थी। उसके भी सर के बाल अचानक से झड़ने लगे थे। जब उसका चेकअप किया तो पता चला कि उसे कैंसर है। मुझे लगता है कि पायल को भी कैंसर की बीमारी है। ये सुनकर मीनल के होश उड़ जाते हैं। अरे दूर हटो पायल, मुझसे दूर हट। साक्षी, अनीता, कमला, इस पायल को इस घर से बाहर करो। अभी निकालो इसे घर से बाहर। अरे ये आप लोग क्या बोल रहे हो? मुझे कोई कैंसर बीमारी नहीं है। मैं पिछले कुछ दिनों से एक चमत्कारी तेल और शैम्पू बालों पर लगा रही थी। शायद ये उसी के कारण हो रहा है। अपनी बीमारी छुपाने के लिए बहाने मत बना। चल चुपचाप इस घर से बाहर निकल। मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। अपनी बीमारी के जर्म्स इस घर में भी फैलाकर हमें भी बीमारी लगाना चाहती है क्या? चल निकल इस घर से। चारों सास बहू मिलकर लकड़ियों से मार मार कर पायल को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। तभी ये तमाशा देखकर आस पड़ोस वाले और गांव के लोग वहां जमा हो जाते हैं। चल निकल इस घर से और दोबारा यहाँ कदम मत रखना। माँ जी, ऐसा मत करिए। मैं कहाँ जाऊंगी माँ जी? मुझे घर से मत निकालिए। अरे कहीं भी जा, पर मेरे घर के आसपास भी मत भटकना। तभी पड़ोस वाली शीला कहती है, क्या बात है मीनल बहन, अपनी छोटी बहू को इस तरह से घर से बाहर क्यों निकाल रही हो? तभी मीनल, कमला, अनीता और साक्षी पूरे गांव वालों को पायल की बीमारी के बारे में बताते हैं। ये सुनकर सब हक्का बक्का रह जाते हैं। काली कलूटी, निकल अब यहाँ से। अब तेरा इस घर में कोई वास्ता नहीं। पायल की सास और उसकी जेठानियां उसे बेइज्जत और धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल देती हैं। बेचारी पायल छोटे बालों को लेकर रोने लगती है और रोते रोते वहां से गांव के बाहर एक दरिया के पास आती है। अच्छा हुआ वो काली कलूटी पायल से पीछा छूटा।
हाँ अच्छा ही हुआ। वैसे भी इस खूबसूरत बगीचे में वो काला गुलाब का फूल अपने इस बगीचे की खूबसूरती को ही खत्म करने में लगा था। अब मरे जाकर वो काली कलूटी कहीं भी। मीनल के साथ उसकी तीनों बहू पायल के जाने की खुशियां मना रहे थे। इधर पायल दरिया किनारे बैठी रो रही थी। क्यों सब मुझ पर बीमारी का झूठा आरोप लगा रहे, क्यों सब मुझे बदनाम कर रहे हैं। मुझे कोई बीमारी नहीं है, मेरे बाल उस शैम्पू और तेल से झड़े, कोई बीमारी से नहीं। अब मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। तभी अचानक उस दरिया के पानी से एक खूबसूरत सी परी बाहर निकल आती है, जो पायल को उस दरिया में फेंक कर वहां से गायब हो जाती है। पायल जैसे तैसे उस दरिया से बाहर निकलती है तो उसके सिर के बाल, उसके पैर जितने लंबे, काले और घने हो चुके थे। ये चमत्कार देखकर पायल के होश उड़ जाते हैं। ये मेरे बाल इतने बड़े और घने कैसे हो गए। तभी पायल के सिर के उन बालों से आवाज आती है। पायल, जादुई बाल है। तुम्हारी अच्छाई और भोलापन देखकर ही हम तुम्हारे सिर से जुड़े हैं। अब तुम हमसे जो बात कहोगे वो बात पूरी हो जाएगी। ये बात सुनकर पायल और खुश हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। पायल का ऐसा अवतार देखकर मीनल और सब हक्का बक्का हो जाते हैं। ये क्या, काली कलूटी नकली बाल पहनकर हमें उल्लू बनाने आई है। साक्षी बहू एक कैंची ले और इस कलूटी के सारे नकली बाल काट दे। साक्षी जैसे ही कैंची लेकर पायल की ओर बढ़ती है तभी पायल अपनी जादुई बालों से कहती है, ऐ मेरे जादुई बाल, इन चारों के सर के सारे बाल हमेशा के लिए गायब हो जाएं और इन चारों का रंग मुझसे भी ज्यादा काला हो जाए। इतना कहा था कि तभी मीनल, कमला, अनीता और साक्षी ये चारों टकले हो जाते हैं। इनके सिर के सारे बाल गायब हो जाते हैं और उनका रंग भी काला हो जाता है। अरे ये क्या हो गया, अब मेरे सर के बाल कहाँ चले गए, मेरा रंग इतना काला कैसे हो गया, मेरे बाल। चारों अपना बदला अवतार देखकर बहुत रोने लगती हैं। आप चारों ने मुझे बहुत तड़पाया है, मैं आपसे मिन्नतें करती तड़पती रही, पर आप चारों ने मेरी एक नहीं सुनी थी और मुझे सरेआम पूरे गांव में बदनाम कर दिया। मुझ पर बीमारी का झूठा आरोप लगाया। आप चारों के कारण सब मुझ पर कितना हंस रहे थे, मेरा कितना मजाक बना रहे थे। अब जाकर आप चारों को एहसास होगा कि बिना बाल और काले रंग के होने से कैसी तकलीफ होती है। इतना कहकर पायल वहां से चली जाती है और इधर चारों का रो रो कर हाल से बेहाल हो रहा था। उसके बाद वो चारों घर में रोते रहे और इधर पायल अपने जादुई बालों से गरीब लोगों की मदद करके उन्हें अमीर बनाने लगी। किसी भी लड़की के लिए उसके ससुराल का पहला दिन बहुत ज्यादा खास होता है। हर लड़की यही चाहती है कि उसका ससुराल का पहला दिन अच्छा जाए। ऐसे ही कुछ पूजा भी सोच रही थी। पूजा का आज ससुराल में पहला दिन था। अरे ये क्या, मैं इतनी देर तक सोती रही। सुबह के 6 बज चुके हैं। जल्दी से उठकर तैयार हो जाती हूँ, वरना सब सोचेंगे कि कैसी बहू है, ससुराल के पहले दिन भी इतनी देर तक सो रही है। पूजा जल्दी से रेडी हो जाती है और सबके लिए नाश्ता बनाने लगती है। तभी रेनू उसके पास आती है। अरे तुम उठ गई। कोमल, संजना और आशा भी अब किचन में आ जाती हैं। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या बन रहा है खाने में? भाभी, सबके लिए हलवा बना रही हूँ। क्या हलवा? ये कौन बनाता है? लेकिन भाभी, आज मेरा ससुराल में पहला दिन है और नई नवेली बहू तो हमेशा हलवा ही बनाती है अपनी पहली रसोई में। पूजा, ये हलवा एक मिडिल क्लास डिश है। हमारे यहाँ नई नवेली बहू कस्टर्ड, रसमलाई जैसी चीजें बनाती है, ना कि हलवा। आशा, तुम भी किसे समझा रही हो? हम शहर के रहने वाले हैं और ये ठहरी गांव की। इसे क्या पता कि कस्टर्ड रसमलाई क्या होती है? शायद इसने तो पहले इन चीजों का नाम भी नहीं सुना होगा। चारों जेठानियां बेचारी पूजा का मजाक बनाकर वहां से चली जाती है। पूजा उन्हें कुछ नहीं कहती और चुपचाप से अपनी पहली रसोई का खाना बनाने लग जाती है। अब सब खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। अरे वाह बहू, खाना तो बहुत अच्छा बना है। तुम्हारे माता पिता ने सही कहा था, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। चलो अच्छा है, कम से कम तुम्हें खाना बनाना तो आता है, वरना मुझे तो लगा इतने गरीब परिवार के होने के बाद शायद तुम्हें अच्छा खाना बनाना नहीं आता होगा। आशा, ये कैसी बात कर रही हो तुम? माँ जी, आशा सही तो कह रही है। पूजा है भी तो इतने गरीब घर की, ऊपर से गांव की, तो कहाँ इसे कुछ इतना पता होगा।
बड़े लोग कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं? अपनी पत्नी का ऐसा मजाक बनते हुए अमन को गुस्सा तो बहुत आता, लेकिन रिश्ते में छोटे होने की वजह से वो अपनी भाभी को कुछ नहीं कह पाता है। शालिनी एक बहुत अच्छी सास थी। वो अपनी छोटी बहू पूजा के साइड रहती थी और ऐसे ही पूजा का ससुराल का पहला दिन खत्म होने को आता है। पूजा, क्या तुम हम सब के लिए कुछ भी नहीं लाए हो अपने मायके से? नहीं भाभी, ऐसा नहीं है। मेरी माँ ने आप सबके लिए साड़ी भेजी है। अच्छा, तो दिखाओ साड़ी, हम भी तो देखे गांव में कैसी साड़ी पहनते हैं। हम तो हमेशा ब्रांडेड साड़ी ही पहनती हैं। पूजा अपने बैग से सबके लिए साड़ी निकालती है। साड़ी तो बहुत सुंदर है, लेकिन इतनी महंगी और सुंदर साड़ी तुम्हारे घर वाले लाए कहाँ से? मैं तो भाई ये वाली साड़ी लूंगी। लेकिन भाभी, ये साड़ी तो माँ ने मुझे दी थी। पूजा, क्या तुमने अपने आप को कभी देखा है? ये साड़ी गोरे लोगों पर अच्छी लगेगी, ना कि तुम जैसी काली पर। मेरा रंग देखो कैसा है। ये साड़ी मुझ पर अच्छी लगेगी, ना कि तुम पर। कोई बात नहीं भाभी, आपने सही कहा। ये साड़ी आप पर ही अच्छी लगेगी। पूजा उदास मन से वो साड़ी संजना को दे देती है और ऐसे ही पूजा का ससुराल में पहला दिन निकल जाता है। अगले दिन पूजा, कोमल, आशा, रेनू, संजना, कहाँ हो सब? यहाँ आओ। क्या हुआ माँ जी? लखनऊ वाली बुआ की तबीयत खराब हो गई है, इसीलिए मैं और तुम्हारे ससुर जी उन्हें देखने के लिए लखनऊ जा रहे हैं। तो हम कुछ दिन के बाद ही घर वापस आएंगे। और अमन भी बिजनेस की वजह से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है, इसलिए तुम पांचों को ही पीछे से सारा घर देखना है। ठीक है माँ जी, आप आराम से जाइए, हम सब संभाल लेंगे। शालिनी, नरेश लखनऊ से निकल जाते हैं और अमन भी अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए निकल जाता है। चारों जेठानियों को अपने अमीर और खूबसूरत होने पर इतना घमंड था कि वो पूजा को अपने सामने कुछ समझते ही नहीं थे। वो चारों नई नवेली दुल्हन से घर का सारा काम करवाती हैं। ये लो पूजा, ये मेरे और बाकी सभी के कपड़े हैं। इन्हें अच्छे से धोकर ऊपर छत पर सुखा देना। उसके बाद घर की सारी सफाई भी कर देना। पूजा को काम थमाकर संजना बाकी जेठानियों के साथ बैठकर आराम से बातें करने लगती है और पूजा अपने गांव के तरीके से कपड़े को थपकी देकर धो रही होती है कि तभी थपकी की आवाज सुनकर सारी जेठानियां बाथरूम की तरफ आती हैं। अरे ये क्या, ऐसे कपड़े कौन धोता है? तुम पागल हो? तुम जानती हो कितने महंगे कपड़े हैं ये? कभी सपने में भी इतने महंगे कपड़े देखे? अरे इसे क्या बता रही हो? ये तो ठहरी गांव की। इसे क्या पता कि शहर में कपड़े कैसे धोते हैं। इसे तो ये भी नहीं पता कि वॉशिंग मशीन क्या होती है। अनपढ़ कहीं की। मुझे माफ कर दीजिए भाभी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस शहर के माहौल में डल जाऊं। पता नहीं ऐसा कब होगा। इतना कहकर चारों जेठानियां वहां से चली जाती हैं और बेचारी पूजा रोते हुए घर का काम करने लगती है। और ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन पूजा जब कोमल का कमरा साफ कर रही होती है कि तभी ये क्या हुआ? ये तो कोमल भाभी का कुछ सजने संवरने का सामान लग रहा है, लेकिन ये तो मुझसे टूट गया। अगर ये बात भाभी को पता चली तो वो मुझ पर बहुत चिल्लाएंगी। सामान गिरने की आवाज सुनकर कोमल कमरे में आती है और अपनी परफ्यूम की बोतल को टूटा देखकर वो पूजा पर बहुत चिल्लाती है। कौन की कवारिन, तूने इतनी महंगी बोतल देखी भी है परफ्यूम की जो तूने उसे तोड़ दिया? जानती भी है ये कितनी महंगी थी। तुझे क्या कुछ भी काम करना नहीं आता? जब देखो कोई ना कोई नुकसान करती रहती है। मुझे माफ कर दो भाभी, गलती हो गई मुझसे। कोमल पूजा को खरी खोटी सुनाकर चली जाती है और बेचारी पूजा रोते हुए चुपचाप से अपने घर का सारा काम करने लगती है। उसी दिन रात में जब सब सो रहे होते हैं तभी रात के अंधेरे का फायदा उठाकर एक चोर उनके घर में घुस आता है और आशा के कमरे में चोरी करने चला जाता है। अरे ये तो घर वाले बहुत अमीर दिख रहे हैं, आज तो बहुत पैसा मिलेगा। यहाँ से एक काम करता हूँ, पहले इसके कमरे का सारा पैसा गायब करता हूँ, फिर दूसरे कमरे में जाऊंगा। चोर बड़ी सफाई से कोमल की अलमारी के सारे गहने और पैसों को चुरा रहा होता है कि तभी उसके हाथों से ज्वेलरी का एक बॉक्स नीचे गिर जाता है, जिसकी आवाज सुनकर कोमल उठ जाती है और जोरों से चिल्लाती है, चोर चोर, बचाओ बचाओ चोर। कोमल की आवाज सुनकर सभी कोमल के कमरे में आ जाते हैं और इधर चोर अपनी जान बचाने के लिए कोमल के गले में चाकू रख देता है। अगर तुम में से कोई मेरे पास आया तो मैं इसका गला काट दूंगा। नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करना। तुम्हें जो चाहिए वो ले जाओ, पर मुझे कुछ मत करना।
एक तरफ सारी जेठानियां डरी और सहमी हुई होती हैं और दूसरी तरफ पूजा बाहर से एक बहुत बड़ा डंडा लाती है और चुपके से चोर के सिर पर मार देती है। ये ले और ले, हमारे घर पर चोरी करेगा। अरे अरे मत मारो प्लीज, अरे प्लीज मुझे छोड़ दो। फिर करेगा चोरी? नहीं 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 करूंगा, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। रुको, मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। संजना के कॉल करते ही पुलिस वहां आ जाती है और चोर को वहां से ले जाती है। पूजा की ये बहादुरी देखकर सब बहुत खुश थे और अपनी गलती पर शर्मिंदा भी। मुझे माफ कर दो पूजा, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। अगर आज तुम ना होती तो शायद मैं आज जिंदा भी ना होती। मुझे भी माफ कर दो पूजा, मैंने भी तुमसे अच्छा बर्ताव नहीं किया है। नहीं भाभी, आप माफी मत मांगिए, आप मुझसे बड़े हैं। नहीं पूजा, बड़े होने के बावजूद भी हमने तुमसे अच्छा बर्ताव नहीं किया, प्लीज हमें माफ कर दो। भाभी, आप सबको अपनी गलती का एहसास हो गया है, मेरे लिए इतना ही काफी है। आप प्लीज मुझसे माफी मत मांगिए। चारों जेठानियों को अपनी गलती का एहसास हो गया था। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और शालिनी, नरेश और अमन वापस घर आ जाते हैं। जेठानियों और देवरानियों को साथ में देख शालिनी बहुत हैरान होती है और वो कहती है, ये क्या, तुम चारों तो पूजा का मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन आज तुम सब एक साथ कैसे हो? पूजा सारी बातें अपनी सास को बताती है, जिसे सुनकर शालिनी को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो ये जानकर खुश भी होती है कि अब पांचों बहुओं में कोई भी मनमुटाव नहीं है, सब खुशी से साथ में रह रही हैं।